नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज पूजा वर्मा। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होने वाला है। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं और जैसे कि हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं और सम्मेलन से कुछ टॉपिक्स हैं। ऐसे टॉपिक्स हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं जो कि आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आपकी यूपी टेट, सी टेट, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं और बहुत ही हमने देखा है कि कई प्रकार के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हम आपको अपना ये वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, अपना आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, एंजेला मार्केल, बोरिस जॉनसन, शिंजो अबे या फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको बताना है कि वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, जो कि एकमात्र कौन थे? विदेशी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिंजो अबे। 25 जनवरी 2021 को भारत सरकार के होम मिनिस्टर ने यह पुरस्कार की घोषणा की थी। कब की थी घोषणा? 25 जनवरी 2021 को हमारे होम मिनिस्टर ने, भारत सरकार के। तो इस वर्ष इन्होंने क्या किया था? कुल एक जोड़ी सहित 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे लोगों में। तो इसी क्रम में सार्वजनिक मामलों में, यानी कि शिंजो अबे को सार्वजनिक मामले में पद्म विभूषण का पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन, पेरिस, बर्लिन, जिनेवा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि 46वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। जून 2021 में लंदन में 46वें G7 शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन किया गया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में इनविटेशन दिया था और यह शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? हमारा लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, संस्कृति, नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पार्ट्स पुस्तक किसने लिखी है? ये एक पुस्तक का नाम है। आपको बताना है कि इस पुस्तक के राइटर कौन है? राजीव मल्होत्रा, आड्रे टुस्के, फैजल कुट्टी या गुलाम आजम। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आड्रे टुस्के। आड्रे टुस्के कौन है? एक इतिहासकार लेखक हैं। आड्रे टुस्के एक इतिहासकार लेखक हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, संस्कृत, नैरेटिव ऑफ मुस्लिम पार्ट्स, मुस्लिम नेतृत्व वाले जो कि बाद में मुसलमान भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बने थे, उनका इतिहास, उनका विश्लेषण करने और उनके विचारों को प्रदर्शित करने का इन्होंने एक प्रयास किया है अपनी इस पुस्तक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO के शासन अध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। आपको बताना है कि संघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? M वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन श्रृंखला या फिर S जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M वेंकैया नायडू। तो इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? M वेंकैया नायडू ने। M वेंकैया नायडू कौन थे? हमारे देश के उपराष्ट्रपति
थे। यह बैठक भारत की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित की गई थी और इसमें भारत को मतलब तुर्कमेनिस्तान ने भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 5, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर तुगलक वंश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोमर वंश। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तोमर वंश का शासन था। और अनंग पाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। यानी कि अगर आपसे इस क्वेश्चन से देखिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि दिल्ली के संस्थापक, दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक कौन थे, तो अनंग पाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर? आपको बताना है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता कब आए थे भारत? सन 1333 ईस्वी में। तुगलक काल के समय में ये भारत आए थे। और इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? इब्न बतूता मोरक्को यानी कि अफ्रीका देश के निवासी थे। और इब्न बतूता का रियल नेम क्या था? शेख फतह अबू अब्दुल्ला या फिर अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सन 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजदूत मतलब कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। और इब्न बतूता के लिए एक चीज और फेमस है कि इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत यानी कि अफ्रीका से भारत आना और भारत से चीन अपना राजदूत बनकर जाना, इसके बारे में इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा है? रहला नामक पुस्तक में इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिपिबद्ध किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो आपके कई एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। और ये क्वेश्चन अभी भी रनिंग पर है। आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट उठाकर इस हिस्ट्री से रिलेटेड इस क्वेश्चन से आंसर पुट अप किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना इस सीरीज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। आप लोग ध्यान लगाकर इनको देखिए। अगर आप इसके अपने खुद के नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ताकि आप आने वाले जब एग्जाम हो तो आप अपने स्वयं के नोट्स उठाकर पढ़ें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? ये मिसलेनियस टाइप के हमने इस सीरीज में अपने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आएगी कि हमारी सामान्य ज्ञान समसामयिकी वाली घटनाएं होती हैं वो किस तरह से आती हैं। तो बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है रविदास, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास जी। सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी बीजक पुस्तक के लेखक हैं। और सूरदास जी की रचनाएं क्या क्या है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। और विद्यापति जी ने क्या लिखा है? कीर्ति कला, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध या फिर वारंगल? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध दरवाजा अलाई दरवाजा जो कि कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। और इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने
सन 1311 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग की स्थापना किसने की थी? आपसे अगर इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी से रिलेटेड, तो हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्व बोधनी सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी या फिर सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? तो आपको जल्दी से बताना है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे, इसलिए इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और अमेरिका जाने से पहले इन्होंने महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। और इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सर्व प्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। यानी कि अपने भारतीय स्वामी विवेकानंद जी जब वहां पर गए थे शिकागो अमेरिका में, जब इन्होंने अपना भाषण दिया था, तो इनके भाषण से वहां पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इस सीरीज का। हम अपनी इस सीरीज में टोटल 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने वहां से पुटअप किए हैं जहां ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की इनकी संभावना अधिकतर बनी रहती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अंत तक जरूर बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ये तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर? तो बहुत ही इजी है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। जो कि हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हमारा प्रथम हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा हुआ था 7 सितंबर 1931 में, तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हमारा हुआ था 17 नवंबर 1932 में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? वेरी इजी, आप लोग इस क्वेश्चन को क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं और अभी भी आपको इसको पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ही पुटअप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है 3.4%, 4.4%, 5.4% या फिर 2.4%। तो भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, 2.4% इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा। और मतलब कि अगर बात करी जाए तो भारत ने पृथ्वी के धरातल के रूप में 2.4% घेरा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 17.75% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत क्या है? आपको बताना है। सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली या फिर विंध्याचल?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पहाड़ियाँ। तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों पर बनी हुई है। राजस्थान में भी सबसे पुरानी पहाड़ियाँ जो हैं उनमें सबसे पुरानी चट्टानों पर बनी हुई अरावली पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और अरावली के पश्चिम की ओर से माही नदी और लूनी नदी, मतलब कि पश्चिम दिशा की ओर से दो नदियां माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण से गायब हो जाती है और अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी से यह फिर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्र पुल स्थित है? रामेश्वरम, चेन्नई, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम? तो किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा पुल है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है और ये बांद्रा वर्ली या फिर राजीव गांधी यानी कि सी लिंक या बांद्रा को मुंबई के पश्चिम और दक्षिण वर्ली उपनगरों से जोड़ता है। इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? 5.6 किलोमीटर लंबा यह पुल हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह पुल किसके द्वारा बनाया गया था? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था और इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? 5.6 किलोमीटर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस सीरीज का, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से तो कोई नहीं आंसर नहीं होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा की पहली बैठक के ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें अस्थायी पूछा गया है। तो हमारे अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे आज के सीरीज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, पूछिए अपने डाउट्स, हम जरूर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।